एग्जाम रिटर्न चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो कितना होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेग का मात्रक है? निम्न में से कौन सा वेग का मात्रक है? तो वेग का मात्रक कौन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आपको बता दें कि चाल का भी मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड। तो इसका क्या होगा? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, त्वरण, एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। देखिए, जब विस्थापन में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष में तो क्या होगा? वो वेग कहलाएगा। अगर वेग में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष में तो क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग क्या हो जाएगा? वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? किसी कण की चाल के समीकरण को x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर के द्वारा बताया गया है, जहां a बराबर 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड और b बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका ताक्षणिक वेग t बराबर 3 सेकेंड पर होगा। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। इसमें कुछ मान भी दिया हुआ है। a बराबर कितना दिया हुआ है? 15। a बराबर कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और b बराबर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और t का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये इसमें बोल रहा है ताक्षणिक मान निकालने के लिए। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? ताक्षणिक मान निकालने के लिए। जब भी हम लोग ताक्षणिक मान निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो देखिए, डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होगा कि जब भी ताक्षणिक वैल्यू निकालने बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन इसका निकालना पड़ेगा। तो dx बटे, यहाँ पर t है ना, तो t के सापेक्ष निकालेंगे। क्या हो जाएगा? dt बराबर में dat बटे dt प्लस dbt बटे dt। तो यहाँ पर से a निकल जाएगा बाहर। और यहाँ पर बता दें आपको कि dt, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं हम, dt बटे dt का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? a को जब बाहर करेंगे कांस्टेंट है, यहाँ पर भी b बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर bt स्क्वायर है, यहाँ क्या है? t स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b बाहर हो जाएगा। और t स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 2t। कितना होता है? 2t। तो कुल मिलाकर जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे इसका, तो कितना आएगा? कितना वैल्यू आएगा? dx बटे dt बराबर a प्लस 2bt, ये आएगा, है ना। तो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो a का वैल्यू हो जाएगा 15 प्लस 2bt। 2b का मान कितना दिया हुआ है? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 यहाँ हो जाएगा, b के जगह पर 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 1 मिनट, फिर से छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा सा। a का मान कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, प्लस 2। b का मान कितना दिया हुआ है? 3। और t का भी मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15 इसका मान हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33।
3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वी बटे डी टी, समय के सापेक्ष होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डी भी बराबर क्या होगा, जब डी टी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी ए इंटू डी टी। तो आप लोग देख रहे हैं कि यह जो वेलोसिटी है ना, यहाँ जो वेग है वो किसके किसके गुणनफल को दर्शाता है, त्वरण त्वरण और समय के गुणनफल को दर्शाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी दो राशि गुणनफल में रहे और उसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा किसको, जो उसका सूत्र होता है। तो a इंटू डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो इसका जो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, वेग में परिवर्तन को दर्शाएगा। ठीक है, तो त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र किसको दर्शाता है, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कार ए एवं क्रमशः बी। यहाँ पर क्या होगा, ए एवं बी लगता है छूट गया, यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा। ए एवं बी क्रमशः 60, अच्छा बी यहाँ पर आ गया, उठ के मिस प्रिंट हो गया है ना। क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 45 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चल रही है। बी के सापेक्ष एक का आपेक्षिक वेग क्या होगा यदि दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान हो। तो याद रखिएगा बच्चों कि जब दो कार या दो वस्तु एक ही दिशा में गति कर रहा हो, और उसका आपेक्षिक वेग पूछे यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो क्या होता है, जब दोनों एक ही दिशा में गति करेगा तो क्या होता है, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका जो वेलोसिटी है वो कितना निकलेगा, माइनस होकर निकलेगा। और अगर विपरीत दिशा में चल रहा हो यानी एक वस्तु इधर चल रहा हो और एक वस्तु इधर चल रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों जुट जाता है, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, जुट कर निकलेगा। तो यहाँ पर साफ बोल रहा है कि दोनों कार जो है पूर्व की ओर गतिमान है, यानी एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में होता है तो क्या होता है, घट जाता है। तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। यदि इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 10 सेकेंड के बाद पिंड का वेग होगा, है ना। तो यहाँ पर साफ बोला गया है, इसमें पूछा क्या गया है, वेग पूछा गया है ना। तो देखिए बोल रहा है कि एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है वो u बराबर कितना दिया हुआ है, यानी प्रारंभिक जो वेग है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है ना। यदि इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि a का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है कि 10 सेकेंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा, यानी t बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड, और हमको अंतिम वेग पूछा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर हमको v का मान पूछ रहा है, u का मान दिया हुआ है 20 और a का मान दिया हुआ है कितना, a का मान दिया हुआ है 2 और t का मान कितना दिया हुआ है 10। तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 कितना हो जाएगा 40। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर मापता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि ओडोमीटर बाइक या फिर किसी भी वाहन में लगा रहता है जो उसकी दूरी को मापता है, डिस्टेंस मापता है। लेकिन याद रखिएगा अगर ओडोमीटर पूछा जाए तो डिस्टेंस मापता है, और अगर स्पीडोमीटर पूछा जाए तो उसका तात्क्षणिक चाल को बताता है। तात्क्षणिक चाल यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है कौन, स्पीडोमीटर। लेकिन ओडोमीटर की बात करेंगे तो इसमें क्या बताएगा, दूरी को बताता है, डिस्टेंस को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय टी में एक कण का वेग भी दिया जाता है तो v बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर हो तो b का बीमीय रूप है, b का बीमीय रूप है ना। इसका बीमा पूछ रहा है b का। याद रखिएगा बच्चों, एक चीज आपको बता दें कि बीमा का एक सिंपल फार्मूला ये होता है कि बराबर के पहले का वस्तु, पहले जो भी बीमा होता है ना, तो बराबर के बाद वाले बीमा के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है v बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो v का बीमा होगा वही बीमा इसका भी होगा और वही बीमा इसका भी होगा। ठीक है, तो इसमें किस में पूछ रहा है, b का बीमीय सूत्र पूछ रहा है, बीमीय रूप। तो यहाँ पर v क्या है, वेग है, और v अगर वेग है और t अगर समय है तो याद रखिएगा कि वेग का इसका बीमा कितना होता है, एल टी पर -1। तो अगर v का इतना है तो ये बी टी स्क्वायर का जो वेलोसिटी होगा, मतलब बीमा जो होगा वो भी वही हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बी टी स्क्वायर का बीमा भी कितना होगा, एल टी इनवर्स 1। तो t क्या है, समय है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर t का मान कितना हो जाएगा, t पर पावर 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एल टी पर पावर -1 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा t पर पावर 2। और जब ऊपर जाएगा तो एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी पर पावर -3। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसका जो बीमा होगा वो एल टी पर पावर -3। ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे शो कर रहा है, आप उस पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसे डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर दिशा में u वेग से फेंका जाता है। फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग होगा। तो आप लोगों को बता दें कि जब किसी फुटबॉल को ऊपर फेंका जाएगा तो सबसे ऊपर पर जो बिंदु है उस पर कितना होगा, वो विराम अवस्था में होगा, तो उस पर वेग कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धावक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। ये बोल रहा है कि एक धावक जो है एक वृत्ताकार पथ पर 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो अगले 40 सेकंड में फिर एक चक्कर करेगा और दूसरे 40 सेकंड में और एक चक्कर पूरा करेगा। बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में के बाद उसका विस्थापन कितना होगा। तो आपको बता दें कि 2 मिनट 20 सेकंड में जो सेकंड होता है वो कितना हो जाएगा, 140, और 120 सेकंड यानी 120 सेकंड में वो 3 चक्कर लगा लिया होगा 40 सेकंड करके। तो अगले 20 सेकंड में वो अगर इस जगह से चलना प्रारंभ करता है तो वो आधा दूरी ही तय कर पाएगा। इस हिसाब से उसका जो विस्थापन होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। विस्थापन हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी होता है। तो इस हिसाब से इसका जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है। इस कण की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब कोई कण है जो एक समान वेग से गतिमान है। जब कोई कण एक समान वेग से गतिमान होता है तो उसका त्वरण कैसा होता है, 0 होता है। इट्स एक्सेलरेशन इज 0। कैसा होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं त्वरण। अब वेग में परिवर्तन होगा नहीं, वो एक समान होगा, तो उसका त्वरण कैसा होगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो याद रखिएगा कि वृत्ताकार पथ पर चलने पर उसका वेग की दिशा हमेशा बदलेगी, हर बिंदु पर उसका वेग की दिशा बदलेगी। तो यह क्या होगा, इसमें इसकी दिशा हमेशा बदलती रहेगी, है ना। तो यह बदल रहा है, यह बदल रहा है, इट्स चेंजिंग, क्या उसकी दिशा, है ना। वेग के बारे में क्या बोलेंगे, जब दिशा बदलेगी तो वेग भी बदलेगा, क्योंकि वेग कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। जब कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक
निर्वात से गिरती है ना, यानी कि मुक्त पतन में अगर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि निर्वात से कोई स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो उसका जो वेग होगा, उसका जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। त्वरण कैसा होगा, एक समान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो आपको बता दें कि स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल को मापता है, तात्क्षणिक स्पीड को मापता है, जबकि ऑडोमीटर उसकी तय की गई कुल दूरी को मापता है कि वह प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक चलने में कितना दूरी तय किया है। और स्पीडोमीटर जो है तात्क्षणिक स्पीड मापता है कि उस समय उसका स्पीड कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऋणात्मक त्वरण कराता है। आपको बता दें कि जब हम लोग गाड़ी में ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी स्लो होती है, जिसे हम लोग ऋणात्मक त्वरण के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं मंदन, रिटार्डेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कण एक सरल पथ पर नियत गति से घूम रहा है। एक कण एक सरल रेखा के पथ पर नियत गति से घूम रहा है। इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब जब एक समान वेग से वो चल रहा है तो उसमें बल की आवश्यकता होगी नहीं होगी, लेकिन अगर हम उसकी दिशा को बदलना चाहेंगे तो उसमें क्या होगा, बल की आवश्यकता होगी। किसमें बोल रहा है नहीं होता है, तो हाँ दिशा बदलेंगे तो बल की आवश्यकता होगी। इसकी गति को कम करने के लिए हाँ इसमें भी बल की आवश्यकता हो जाएगी। इसे एक समान वेग से गतिमान रखने के लिए, हाँ एक समान वेग से गतिमान रखने के लिए इसमें कोई बल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, और अगर कोई वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। ये एक समान वेग से गतिमान है तो इसमें गतिमान रखने के लिए कोई बल की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु की गति बदल रही होती है तो वह अनुभव करती है। देखिए, जब कोई वस्तु की गति बदलेगी तो वह त्वरण अनुभव करेगी। क्या अनुभव करेगी? त्वरण, एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई कण कुछ समय तक गति में रहता है, जब कोई कण कुछ समय तक गति में रहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा शून्य हो सकता है। तो देखिए, जब कोई कण गति में रहेगा तो चाल हम लोग जानते हैं कि वो अदिश राशि है, वो चलना प्रारंभ करेगी तो एक चक्कर लगाएगी तो फिर वो क्या होगा, जुड़ जाएगा, है ना। और बल में क्या होगा, बल भी जो है गति में रहने के बाद शून्य नहीं होगी। बल लग रहा है तभी तो वो गति में है। समय भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि समय तो चलेगा जितना तो उतना बढ़ेगा। विस्थापन शून्य हो सकती है। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है और चलते चलते फिर वापस उसी स्थान पे आ जाएगी तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे गतिमान कहा जाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विथ, है ना। यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो है उसका जो है चाल जो है उसके समानुपाती होता है। किसके? समय के समानुपाती होता है ना। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि उसका चाल कैसा है, नियत है। कैसा है? नियत है। जब एक समान समय में एक समान दूरी तय करेगी तो चाल कैसा होगा, नियत हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है तो इसकी एक समान चाल है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पे चल रही है और उसकी एक समान चाल है तो आप उसके त्वरण के बारे में क्या शक कर सकते हैं। अगर चाल एक समान रहता है, अगर चाल उसका एक समान रहेगा किसी वस्तु का, तो उसका त्वरण कितना होगा, शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य। यह कैसा हो जाएगा? शून्य, क्योंकि चाल बदलेगी, वेग में परिवर्तन होगा तभी तो उसका त्वरण होगा कुछ, तो ये क्या होगा, शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूम रही है तो उसके वेग के बारे में क्या कहा जा सकता है। एक वृत्त में एक समान चाल से अगर घूमेगी कोई वस्तु तो याद रखेगा कि उसका दिशा हमेशा बदलता रहेगा, है ना। और जैसे ही दिशा बदलेगा तो उसका वेग में भी परिवर्तन होगा। ये तो याद रखिएगा कि कभी कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उसका वेग हमेशा बदलेगा, दिशा भी हमेशा बदलेगा, है ना। तो
उसके बारे में क्या कर सकते हैं, उसका वेग के बारे में, यह बदल रहा है क्योंकि इसकी दिशा बदल रही है। इट विल बी चेंज बिकॉज इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है तो और उसका वेग बढ़ रहा है तो उसके त्वरण को क्या कहा जा सकता है। ये याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु जो है चल रहा है, जैसे हम लोग कोई पत्थर को ऊपर से नीचे गिरते हैं तो हर क्षण उसका जो है वेग बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो बोलेंगे कि वो धनात्मक त्वरण है। कैसा त्वरण है? पॉजिटिव त्वरण है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा। कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल विट विल बी द एक्सेलरेशन। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग कोई कण को ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा तो उसमें जो त्वरण का मान होता है वो जी के बराबर होता है। और ये जी है क्या, तो आपको बता दें, जी हम लोग किसको कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को जी कहते हैं, जिसका जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहीं कहीं पर सवाल बनाने में हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वेग, विस्थापन और त्वरण ज्ञात करें। प्रारंभिक वेग, विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने के लिए ज्ञात होने पर अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए किस गति के समीकरण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किसके किसके लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि किसके किसके लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले प्रारंभिक वेग जिसको हम लोग u से दर्शाते हैं, उसके बाद विस्थापन यानी जिसको हम लोग s से दर्शाते हैं, त्वरण यानी जिसको a से दर्शाते हैं, और अंतिम वेग जिसको हम लोग v से दर्शाते हैं। जिस समीकरण में ये चारों होगा वो हो जाएगा। तो इसमें s भी है, u भी है, लेकिन v नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। और इसमें s नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा। इसमें v है, u है, लेकिन ये समीकरण ही गलत है ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें एस भी है, यू भी है, और ए भी है, और एस भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से निकट मुक्त पतन से गिरती है, यदि अंतिम वेग ज्ञात हो तो उसके विस्थापन की गणना के लिए आमतौर पर किस समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर मुक्त पतन से गिरती है, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर मुक्त पतन से गिरती है और उसका अंतिम वेग मालूम हो, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे पहले इसमें जब कोई वस्तु मुक्त पतन से गिरती है तो उसका u 0 माना जाता है, क्योंकि वो प्रारंभिक होता है। अंतिम वेग भी मालूम है, यानी v भी मालूम है। उसके बाद g भी इसका क्या होता है, मालूम होता है। तो बोल रहा है कि विस्थापन आमतौर पर गति के किस समीकरण का उपयोग किया जाता है उसके विस्थापन को मालूम करने के लिए, यानी कि s उसका मालूम करना है। क्या मालूम करना है, s मालूम करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी यही एक ऐसा समीकरण है जिसमें s है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण एक सरल रेखा के पथ पर नियत चाल से गति कर रहा है, तो देश के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। अगर नियत वेग से गतिशील रहेगा तो उसको हम लोग जब उसे एक समान वेग से गतिशील रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा, कीपिंग इट्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है, तो इसकी गति, है ना, जब उसके समानुपाती हो जाएगी, जब लिया गया समय उसके दूरी के समानुपाती हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे कि उसका जो गति है वो नियत है, वो एक समान गति से चलेगी। कहने का मतलब अगर ये 4 सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय कर रही है तो 8 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना का अंतर है, 4 का, तो इसमें 12 मीटर के अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नहीं, इसमें क्या है, 4 सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो 8 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल देता है। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ
है ना। वेग समय ग्राफ कौन 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 सा बोल रहा है, वेग समय ग्राफ जो है क्या देता है इसमें, त्वरण बताता है। वेग समय ग्राफ का के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या बताता है, त्वरण बताता है। तो ऑप्शन नंबर इसका, अच्छा क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या बताता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला होता है ए बराबर क्या, डी बी बटे डी टी, वेग समय ग्राफ। तो ए बराबर तो नहीं होगा यहाँ पर, डी भी बटे डी भी ए इंटू डी टी होता है, ए इंटू डी टी। तो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्या बताता है, विस्थापन बताता है। क्या बताता है, विस्थापन बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल किसको दर्शाता है, तो बता दें कि चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल त्वरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, त्वरण को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल विस्थापन वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। तो बल विस्थापन वक्र के अंतर्गत दर्शाता है किसको, किए गए कार्य को, क्योंकि कार्य का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, बल गुना विस्थापन F इंटू एस होता है। तो ये क्षेत्रफल किसको दर्शाता है, किए गए कार्य को, ऑप्शन नंबर डी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है, इसका वेग होगा। ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट वेलोसिटी। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग हमेशा बढ़ेगा। क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड पर एक बल कार्य कर रहा है, पिंड किसके साथ गति करेगा। एक पिंड पर एक बल कार्य कर रहा है तो पिंड किसके साथ गति करेगा। तो जब भी हम लोग किसी पिंड पर कोई बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसका वेग जो है वो बढ़ेगा और घटेगा। तो इसका में हो जाएगा एक समान त्वरण, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर एक समान बल कार्य किया जाता है तो निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है, कौन सी राशि स्थिर रहता है। तो जब किसी पिंड पर एक समान बल से कार्य करेंगे तो क्या होगा, एक समान बल से कार्य करेंगे तो उसका त्वरण जो है क्या होगा, एक समान बल के कारण से त्वरण उसका स्थिर रहेगा, है ना। त्वरण क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। क्योंकि हम गतिज ऊर्जा में नहीं बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा में क्या होता है 1/2 mv² होता है, तो इसमें बल का कोई काम नहीं, वेलोसिटी में भी नहीं। संवेग का m भी होता है तो इसमें भी बल का कोई काम नहीं है, तो त्वरण हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, आधे चक्र के बाद विस्थापन होगा। तो वही घटना है, अगर कोई एक चक्कर पूरा कर रहा है तो आधे चक्र में उसका विस्थापन 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल 31वां प्रश्न को लेकर। आज 30 क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं, कल हम लोग 31वां प्रश्न को लेकर चलेंगे। धन्यवाद।